सीमा की अभी अभी शादी हुई थी और वो शादी करके पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से अपने ससुराल की तरफ जा रही होती है, जहाँ वो पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते देख काफी घबरा जाती। तभी मनोज कहता है, सीमा, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, यहाँ से हमें पैदल चलना होगा, चलो बाहर आ जाओ। मनोज की बातें सुनकर सीमा अब अपने भारी लहंगे के साथ गाड़ी से उतरती है, जहाँ वो सामने देखती है कि दूसरे पहाड़ पर उसका ससुराल है और उस पहाड़ से इस पहाड़ के बीच एक लकड़ी का ब्रिज है। वो ब्रिज कोई स्ट्रॉन्ग या ठोस नहीं बल्कि लचकता हुआ लकड़ी का ब्रिज है, जिसे देख सीमा हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है, मनोज, ये क्या है? ये लचकता हुआ लकड़ी का ब्रिज, क्या हम इस ब्रिज से जाएंगे? हाँ सीमा, हम इसी लकड़ी के ब्रिज से दूसरे पहाड़ पर जाएंगे, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा ससुराल है। पर मनोज, ये तो हिल रहा है, अगर एक भी लकड़ी टूट गई तो हमारा क्या होगा? दिल्ली में तो हम पक्की सड़कों और फ्लाईओवर्स पर चलते थे, ये तो मौत का रास्ता लग रहा है। सीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तेज हवाओं की वजह से पुल की लकड़ियां चरचराने लगी। जैसे तैसे पसीने से तरबतर सीमा दूसरे पहाड़ पर पहुंची। अब जैसे ही सीमा घर की चौखट पर आती है तो उसकी सास आरती की थाल लेकर दरवाजे पर पहुंचती है। आ गई मेरी लक्ष्मी बिटिया, पहाड़ी रास्ता है, थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा, पर अब तुम अपने घर पहुंच गई हो। सिर्फ कष्ट नहीं, कष्ट के साथ न जाने मैंने क्या क्या झेला है। बहू, अभी तुम नई हो ना, इसलिए तुम्हें यहाँ की आदत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें यहाँ की आदत पड़ जाएगी। चलो अब अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। सीमा ने घर के अंदर कदम रखा, लेकिन उसकी मुश्किलें तो अभी शुरू ही हुई थी। घर के अंदर की फर्श कच्ची थी और छत से लकड़ियों की खुशबू आ रही थी। रात हुई तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। मनोज, यहाँ तो हीटर भी नहीं है और ये खिड़कियाँ, इनसे तो ठंडी हवा सीधे अंदर आ रही है। दिल्ली में तो हम एसी और हीटर के बिना रह ही नहीं सकते थे। सीमा, यहाँ पहाड़ों में आग जलाकर ही काम चलाना पड़ता है। अभी तुम नई हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सभी के मुंह से एक ही बातें सुनकर सीमा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चादर तानकर सो जाती है। अगली सुबह सीमा उठी तो उसे तेज प्यास लगी। उसने किचन में जाकर नल चलाया, पर उसमें पानी नहीं आया। माँ जी, नल में पानी नहीं आ रहा, क्या प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा? अरे बिटिया, यहाँ प्लम्बर नहीं होते, यहाँ नल में पानी नहीं आता। वो देखो, नीचे झरने से पानी भरकर लाना पड़ता है। विवेक और मनोज सुबह ही 2 मटके भर लाए हैं, बस उतना ही पानी है आज के लिए। क्या? नीचे झरने तक जाना पड़ता है और सिर्फ 2 मटके? दिल्ली में तो 24 घंटे पानी आता था। मैं इतने कम पानी में कैसे रहूंगी? नहाना, कपड़े धोना, ये सब कैसे होगा? भाभी, यहाँ पानी की एक एक बूंद की कीमत होती है, शहर की तरह यहाँ बर्बादी नहीं चलती। देवर की बात सुनकर सीमा कुछ नहीं बोलती। ऐसे दिन बीतते गए और सीमा की परेशानी बढ़ती गई। एक दिन दोपहर को अचानक सीमा की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज चक्कर आने लगे। तभी मनोज सीमा के पास बैठकर अपनी माँ से कहता है, माँ, सीमा को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। भैया, कल रात की बारिश से लकड़ी का पुल और भी ज्यादा गीला हो गया। गाड़ी तक पहुंचने में ही 2 घंटे लगेंगे और शहर का अस्पताल यहाँ से 4 घंटे दूर है। मैं मर जाऊंगी यहाँ मनोज, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ न सड़क है, न पानी, न डॉक्टर। अगर रात को कुछ हो गया तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। क्या हम यहाँ सिर्फ मरने के लिए रह रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं होगा सीमा, फिक्र मत करो। घर में बुखार की दवाइयाँ रखी हुई हैं, तुम फिलहाल वो दवाइयाँ खा लो। जैसे ब्रिज थोड़ा सूख जाएगा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। इतना बोलकर मनोज अब उसे बुखार की दवाई खिला देता है। और अच्छी बात ये थी कि उस दवाई से सीमा का बुखार उतर भी जाता है। अब शाम को जब सब लोग साथ बैठे थे तो सीमा ने अपनी भड़ास निकाल दी। पापा जी, माँ जी, मैं आप सबका बहुत सम्मान करती हूँ, पर ये लटकता हुआ ससुराल मुझे डराता है। कल अगर विवेक को या मनोज को कुछ हो गया तो क्या हम इस लकड़ी के पुल के भरोसे बैठे रहेंगे? दिल्ली में मेरा घर अस्पताल के बगल में था, यहाँ तो हमें एक पट्टी लेने के लिए भी पहाड़ उतरना पड़ता है। बेटा, ये हमारी पुश्तैनी जगह है, हमारे पुरखे यहीं रहे हैं। पुरखों के समय में शहर इतने विकसित नहीं थे पापा जी, पर आज मनोज और विवेक दोनों पढ़े लिखे हैं। यहाँ खेती के अलावा क्या स्कोप है? शहर में मनोज को अच्छी नौकरी मिल सकती है और हम एक सुरक्षित जिंदगी जी सकते हैं। कम से कम वहाँ रात को बाहर निकलने में जान का खतरा तो नहीं होगा। सीमा की बातें सुनकर घर में शांति छा गई। मनोज और विवेक भी मन ही मन जानते थे कि सीमा सही कह रही है। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका दिल दहला दिया। इलाके में तेज लैंडस्लाइड हुआ और उनके घर के पास का एक हिस्सा ढह गया। लकड़ी का वो पुल भी बीच में से टूट गया। भैया, पुल टूट गया, हम इस पहाड़ पर फंस गए। राशन भी खत्म होने वाला है और रास्ता जुड़ने में हफ्तों लग सकते हैं।
अब क्या होगा, हमारे पास तो दवाई भी नहीं है। यही मैं समझा रही थी, हम यहाँ कुदरत के भरोसे हैं। अगर आज हमारे पास शहर में एक छोटा सा कमरा भी होता तो हम सुरक्षित होते, लेकिन नहीं, मेरी तो किसी को सुननी ही नहीं है। अरे मैं अपने परिवार वालों के लिए बुरा थोड़ी न चाहूंगी। अभी भी मौका है, जब ये पुल ठीक हो जाए तो हम लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। मान लीजिए मेरी बात। उस समय तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन 1 हफ्ते की मशक्कत के बाद जब रास्ता खुला तो ससुर जी ने एक बड़ा फैसला लिया। मनोज, सीमा सही कहती है। पहाड़ों का मोह अपनी जगह है, पर बच्चों का भविष्य और सुरक्षा पहले है। हम शहर शिफ्ट होंगे, पर शहर में शिफ्ट होने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। मुझे 1 महीने का समय दो, मैं और मनोज थोड़े और पैसों का जुगाड़ करके शहर में एक मकान खरीद लेंगे। पिता की बात सुनकर मनोज अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है और आने वाले 1 महीने के अंदर अब मनोज ने दिल्ली के पास एक अच्छे इलाके में एक फ्लैट ले लिया। अब पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। यहाँ तो बटन दबाते ही रोशनी आ जाती है और नल खोलते ही पानी। सच में सीमा, शहर की जिंदगी आसान है। हाँ माँ जी, और सबसे बड़ी बात, यहाँ रात को सोते हुए डर नहीं लगता कि कल सुबह रास्ता मिलेगा या नहीं। वैसे सीमा, शहर की भागदौड़ में कभी कभी मुझे अपने पहाड़ों की शांति याद आती है। मुझे भी आती है मनोज, पर वो शांति सिर्फ छुट्टियों के लिए अच्छी है, रोज जीने के लिए नहीं। हम साल में एक बार अपने उस लटकते हुए ससुराल में जरूर जाएंगे, ताजी हवा लेने। पर अब हमारा घर यही है। अब सीमा का परिवार शहर में खुश था। सीमा की जिद और समझदारी ने पूरे परिवार को एक सुरक्षित और आधुनिक जीवन की ओर मोड़ दिया।